जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के सब्जेक्ट हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि है। तो हम कह सकते हैं बाल कृष्ण भट्ट भरतेंदी युग के कवि है। क्या हो जाएगा? भरतेंदी युग। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है ना। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। तो हम कह सकते हैं बेनी प्रसाद भट्ट। जी हाँ दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। फिर आगे हम बात करेंगे दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है ना। कह रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आधुनिक काल के रचनाकार है। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल है ना। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है? आधुनिक काल। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो हम कह सकते हैं बातचीत साहित्य की निबंध है। क्या हो जाएगा? निबंध, जिसको हम ललित निबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? ललित निबंध। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में। फिर बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है ना। बालकृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन है। जैसे कह रहा है कि बातचीत, जूठन, रोज, प्रगीत और समाज। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बातचीत। जैसे देखिए, जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। फिर प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह और रोज है ना। यह तो इसका राइट आंसर ये था, बालकृष्ण। चलिए अब अगला प्रश्न हो जाएगा, 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। फिर है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या है ना। तो हम कह सकते हैं व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। कैसे? तो बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। फिर है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है ना। कह रहा कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। तो उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था है ना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है। तो उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने वाली कहानी, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। या फिर हो सकता है कि इसका राइट आंसर कभी कभी ऐसे प्रश्न आता है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तब प्रेम मार्ग की कहानी है, क्योंकि इसमें एक लड़का और लड़की की कहानी बताया जाता है जो प्रेम में लहना सिंह ने अपनी जान गंवा देते हैं एक सूबेदारिन के कारण, है ना। फिर अगला है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। कर्म प्रधान है। क्या हो जाएगा? कर्म प्रधान हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है ना। संपूर्ण क्रांति के, एक मिनट दोस्तों, अगला प्रश्न ये हो जाएगा कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है ना। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो लहना सिंह। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1915 में। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो 1915 में। फिर उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर अगला प्रश्न के हम बारे में बात करेंगे कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है ना। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उसने कहा था, है ना। उसने कहा था कहानी में जो है लहना सिंह मैथ। और लहना सिंह सिख राइफल्स नंबर 77 के सिपाही थे। किसके? 77, है ना। और लहना सिंह किस पद पे था। तो हम कह सकते हैं जमादार के पद पे। किस पद पे था? जमादार के पद पे था, है ना। किस पद पे था? जमादार के पद पे लहना सिंह थे। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि
चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए, है ना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, खितरी के नाबालिग राजा जय सिंह, है ना, खितरी के नाबालिग राजा जय सिंह। फिर उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि आदमी उठ सिगरी में कोले डाल। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। क्या कहा था? सूबेदार हजारा सिंह। फिर है सूबेदारिन किस कहानी की पात्रा है? तो उसने कहा था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उसने कहा था। फिर अगला हो जाएगा वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। किस कहानी के? उसने कहा था। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो उसने कहा था पाठ से। किससे? उसने कहा था। फिर है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। या संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन की अध्यक्षता की थी। कब? तो 5 जून, है ना, 5 जून 1974 को। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? तो बाउल है। क्या हो जाएगा? बाउल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो सन 1974 में, जो कि हम बताए थे 5 जून। कब? 5 जून 1974 को किया था। कहाँ? तो पटना के गांधी मैदान में। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1924 में। कब बने थे? 1924 में। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तब बाउल, या बचपन के नाम बाउल। उसको जो पुकारा जाता था बाउल नाम से जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता था। व्यक्ति से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी के लेखक है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण। कब? और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? इसका 1924 में। जी हाँ दोस्तों, कब बने? 1924 में। जैसे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, अर्धनारी ईश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दिनकर जी को। फिर अर्धनारी ईश्वर काल्पित रूप है किसका? तो अर्धनारी ईश्वर काल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। जी हाँ दोस्तों, ये समाज को बताने के प्रयास करें कि जो अर्धनारीश्वर होते हैं वो किसका रूप है? शंकर और पार्वती का रूप है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है तो उर्वशी, है ना, उर्वशी। किसको? तो रामधारी सिंह दिनकर को। उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारी ईश्वर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अर्धनारी ईश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय। अर्धनारी ईश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार के रूप वर्णित है? तो काल्पित रूप है ना, काल्पित रूप। अर्धनारी ईश्वर जो है शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रवि सिंह। क्या हो जाएगा? रवि सिंह। फिर अगला, अर्धनारी ईश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयंवृत बन गया और नारी को उसने कली बना दिया? मालती किस कहानी की पात्रा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रोज, है ना। या रोज कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? तो मालती। फिर अगला हो जाएगा, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? तो रोज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रोज। अयोग्य के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो अयोग्य। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मालती के पति का क्या नाम है? तो महेश्वर। या ऐसे भी हो सकता है कि मालती के पति क्या है? तो डॉक्टर है। फिर है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1951। इसका अगला क्वेश्चन है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को
तुरंत भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो एक लेख और एक पत्र, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गहरे और विशाल। ओ सदा निरा विद्या के अंतर्गत है निबंध, क्या हो जाएगा? निबंध है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सदा निरा, क्या हो जाएगा? ओ सदा निरा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है और उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई? तो कैकेयी की, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? नील की खेती के लिए। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नील से। सिपाही की मां